नमस्कार। लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं गरिमा भारती हूँ और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर संजय कुमार है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज में भी और हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार। सर, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि बिहार की बात की शुरुआत की है हमने और बिहार के जमीनी मुद्दों पर बात करते हैं जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन बिहार के लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की छठी रिपोर्ट आई, जिसमें ये पता चला कि बिहार में शराब की खपत बढ़ गई। ये किसी और राज्य की बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हमें पता है कि हमारे प्रदेश में शराबबंदी है और ऐसे शराब की खपत का बढ़ जाना और वो भी ग्रामीण इलाकों में, ये क्या दर्शाता है और इससे कितनी ज्यादा चिंता का विषय जो है वो बढ़ गया है सरकार के लिए और आम लोगों के लिए। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बार बार रिपोर्ट दे रही है। खपत का बढ़ जाना, खपत का घट जाना, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब बिहार में न शराब बनती है, न शराब बिकती है और न शराब के कारखाने हैं, फिर ये शराब आती कहाँ से? शराब आसमान से तो आती नहीं होगी, न जमीन से निकलती होगी। शराब बनती भी है, शराब बिकती भी है और शराब की डिलीवरी भी कहीं ना कहीं से हो रही है। तभी तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को ये आंकड़े जारी करने पड़ रहे हैं और वो केंद्रीय एजेंसी है, इसलिए वो आंकड़े जारी करते रहते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, शराब की खपत 1.4% बढ़ा है, जो इधर का जो सर्वे, लेटेस्ट सर्वे है इनका। महाराष्ट्र ड्राई स्टेट है, नहीं है, बिहार ड्राई स्टेट है। महाराष्ट्र में शराबबंदी जैसी चीज नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब बिहार में कंज्यूम करते हैं और बिहार ड्राई स्टेट है, पूर्णतः शराबबंदी है, फिर भी यहाँ लोग शराब कंज्यूम करते हैं। हाँ, उन्होंने थोड़ा बाइफरकेट किया है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा है उसमें, कि ग्रामीण इलाके में शराब की खपत ज्यादा है बनिस्पत की अर्बन इलाके से। शराबबंदी के असर तो हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि शराबबंदी के असर नहीं है। 3-3 सर्वे भी बिहार सरकार ने करवाई। 18 में सर्वे करवाई एशियन डेवलपमेंट जो इनका ये है उससे, फिर इन्होंने 22 में एक सर्वे कराया नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जो है चाणक्य का, उसके द्वारा, और 23 में एक सर्वे इन्होंने कराया। ये सर्वे कराया इन्होंने जीविका दीदियों के समूह के माध्यम से 38 जिले में और प्रखंड में। तीनों सर्वे में जो सैंपल साइज था, उस सबसे बड़ा सैंपल साइज था इनका 23 का, उसमें जो पुरुष थे, महिलाएं थी, वो शराबबंदी के पक्ष में थे लोग, कि नहीं शराबबंदी होनी चाहिए और शराबबंदी का एक सकारात्मक असर पड़ा है बिहार और बिहार के जो परिवार हैं उस परिवार पर। लेकिन इसके बावजूद भी शराब बन भी रही है, शराब बिक भी रही है, और जो आंकड़े हैं ये आंकड़े तो सबके सामने हैं। ग्रामीण इलाके में जो बड़े पैमाने पर, जिसको हम लोग देसी शराब कहते हैं, कि कोई भी हो जिसमें ग्लूकोज मौजूद होता है, वो महुआ हो या गुड़ हो या जो चीज हो, उसको वो फर्मेंट कराते हैं और फर्मेंट करा के डिस्टिल करा करके और वो परोस देते हैं, जिसको लोग देसी दारू के रूप में जानते हैं। तो ये बड़े पैमाने पर ये चल रहा है। आप जाएंगी गांव में तो आपको भी दिखाई पड़ जाएगा, मैं जब अपने गांव जाता हूं मुझे भी दिखाई पड़ जाता है। क्या जो सरकार और सरकार के अधिकारी हैं या जो इनके पास एजेंसी है, इसके लिए तो बजाते इन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट तो है ही, एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ साथ इन्होंने पुलिस को भी लगाया है। बिहार पुलिस को मद्य निषेध विभाग के अलावा स्पेशल टास्क फोर्स भी इन्होंने बनाई। न इनको मद्य निषेध विभाग वाले की नजर उन पर जाती है, न पुलिस की नजर जाती है, न स्पेशल टास्क फोर्स की नजर जाती है, किसी की नजर नहीं जाती है। और शराब बनती भी है, शराब बिकती भी है, शराब लोग पीते भी हैं, और उसी में जो जहरीली शराब से जो मौत का मामला है, कभी हम लोग अलग से उस पर बात कर लेंगे कि कैसे उसमें वो मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं,
या थोड़ा मिथाइल अल्कोहल सस्ता पड़ता है तो उसके अमाउंट को डाल देते हैं, जो टॉक्सिक होता है, और ऑप्टिक न्यूराइटिस से सफर लोग करते हैं, बाद में जो हैं वो गैस्ट्राइटिस से सफर करते हैं, उनका डेथ भी हो जाता है। तो खैर वो तो जहरीली शराब का अलग मामला है, लेकिन शराब तो बन रही है और शराब बिक भी रही है, ये सच्चाई है, और अ, बड़े पैमाने पर। जी, सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि आपने कहा कि मतलब ये जो विभाग बनाए गए हैं या फिर पुलिस को जो अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है, वो क्या कर रही है पुलिस? क्या उसकी जांच हो रही है? हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि हम सच्ची घटना बता रहे हैं। ये एग्जीबिशन रोड चौराहे पे जहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगती है, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े रहते हैं, गाड़ियों का नंबर देखते रहते हैं, किसने हेलमेट पहना, किसने क्या किया वो। उस पिलर के ठीक नीचे एक शराब की बोतल पड़ी हुई थी। और वो तो एकदम हलचल वाला इलाका है, वहां पर पुलिस दिन रात खड़ी रहती है और वहां पर शराब की बोतल का पड़ा होना, और बीते दिनों हमने ये भी देखा कि विधानसभा के परिसर के आसपास भी शराब की बोतलें पाई गई थी। तो कंज्यूम हो रहा है इसलिए पाई जा रही है। और दूसरी एक एक और घटना की चर्चा हम आपसे करते हैं कि आपने बोला कि जो विभाग के जो अधिकारी हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है या फिर पुलिस वाले हैं वो क्या कर रहे हैं। पुलिस वाले जांच जरूर कर रहे हैं कि बिहार में शराब आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन वो जांच किनकी करते हैं? वो ट्रकों की जांच नहीं करते हैं। जहां से बड़ी खेप पास हो जाए उसकी जांच नहीं करते हैं। एक दिन हम वंदे भारत ट्रेन से उतरे, बनारस से आ रहे थे, तो रात के 11 साढ़े 11 बजे तक पटना पहुंचा देती है। स्टेशन से उतरे, मेरे पास इस साइज का बैग होगा, इससे ज्यादा बड़ा बैग नहीं था क्योंकि हम एक दिन के लिए गए थे। पुलिस वाले ने हमसे हमारा बैग खुलवाया और चेक करवाया, और हमने पूछा भी कि अगर हमको शराब लाना होगा तो हम इसी बैग में लेके आएंगे क्या, कि आप खोल लीजिए और मेरा दारू का बोतल पकड़ लीजिए। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि खाना पूर्ति कर रही है, पुलिस भी खाना पूर्ति कर रही है। आप अगर छोटे से बैग में एक बोतल शराब पकड़ भी लेते हैं तो आप क्या बड़ा काम कर लीजिएगा? बड़ा काम तो तब होगा ना कि जब आप ट्रकों को पकड़े, बड़ी खेप को पकड़े, जो बिजनेस के पर्पज से यहाँ पर आते हैं, और मतलब कि गलत तरीके से, अवैध तरीके से शराब की बिक्री हो रही है। सर, अब एक और सवाल कि अब महिला और पुरुष की भी बात हो रही है अल्कोहल कंजम्पशन में, और नशे के मामले में अल्कोहल के बंदी के बाद बहुत ऑल्टरनेटिव तरीके के नशे जो हैं वो बिहार में शुरू हो गए। इसका असर क्या हो रहा है बिहार के युवाओं पर? आपके इस सवाल के जवाब के पहले जो आपने कुछ एग्जाम्पल दिए, जरा मैं उसको बता देता हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा जी, कि जी, मुख्यमंत्री आवास के बगल में शराब की खाली बोतलें मिली एक झोले में। वहां तो सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होगा ना, कौन व्यक्ति वहां शराब की बोतल रख गया, और अगर रख गया तो फिर अभी तक क्यों नहीं बता पाई पुलिस कि वो शराब की बोतल रखने वाला व्यक्ति कौन था। वो रात के अंधेरे में रखे, दिन के उजाले में रखे, वो तो सीसीटीवी कैमरे के सर्विलेंस में रखा गया होगा ना। जो आपने कहा कि एग्जीबिशन रोड में मैंने देखा कि शराब की खाली बोतलें हैं, सीएम आवास के जी, बगल में शराब की खाली बोतलें हैं, तो ये एक सच तो है। ठीक है, हमारे छोटे से बैग में भी आप शराब देख लीजिए कि मैं कहीं शराब की डिलीवरी तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बड़ी-बड़ी खेपें जो ट्रक से आती हैं, क्या पुलिस की नज़र वहाँ तक नहीं जाती है क्या? और जो बच्चे शराब की डिलीवरी कर रहे हैं बैग में, स्कूल बैग में लेकर के, क्या वहाँ पुलिस की जानकारी नहीं रहती है कि वो कैसे डिलीवरी हो रहा है? डिलीवरी हो रहा है तब तो कंजम्पशन हो रहा है। तो चीजें एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के हमेशा हमारे मन में एक सवाल होता है कि अगर सरकार और सरकार के तंत्र इतने ही गंभीर हैं शराबबंदी पर, तो फिर ये चीजें कैसे छूटती हैं? इतनी बड़ी बड़ी खेपें कैसे बिहार में आ रही है, और इतनी बड़ी संख्या में करीबन 17% लोग शराब का कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं? ये शराब कहाँ से जी, आता है? तो ये एक सवाल है, और ये सवाल शराबबंदी पर है, जिसको लेकर के अभी तो इन्हीं के विधायक है ना, जो अलायंस के पार्टनर हैं, ये माधव आनंद, उन्होंने तो जी, हाउस में कहा कि इस पर विचार करनी चाहिए, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। जो नई सरकार बनी है, हाउस में बजाते उन्होंने रखा। प्रशांत किशोर तो बराबर इसके फेलियर को लेकर के सवाल उठाते रहते हैं
कि ऐसी शराबबंदी से क्या फायदा, जो शराबबंदी को ना आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, ना उसको रोक पा रहे हैं। तो एक सवाल है, जो आपके दूसरे सवाल हैं उस पर मैं आता हूं। सर उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, और आपको भी शायद पता होगा कि ग्राउंड की हकीकत तो यही है कि पटना तो छोड़ दीजिए, पटना में तो बहुत इजीली अवेलेबल है शराब, कि आप फोन करिए आपके घर पे शराब पहुंचाते हैं। और दूसरी बात है कि हमको नहीं लगता है कि बिहार का कोई ऐसा जिला अछूता है जहां पर आपको एक फोन कॉल पर शराब अवेलेबल नहीं होती है। लोगों को ये पता चल जाता है, लोगों तक ये अवेलेबिलिटी है, तो क्या कभी सरकार के लोग या फिर पुलिस वाले इन सब चीजों से टकराते नहीं होंगे? और अगर टकराते हैं तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं किया अभी तक? ये भी सवाल है। यानी खूब टकराते हैं। मैंने कहा ना कि बजाबते टास्क फोर्स इसके लिए बिठाया गया, हेलीकॉप्टर से दियारा के इलाके में शराब की तस्करी को कैसे रोका जाए, इसके लिए कोशिश की गई। और जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है बिहार में, इस पैरेलल इकोनॉमी को हम और आप जब इन चीजों को समझ रहे हैं, सरकार को भी इस बात की समझ हो। और विजय चौधरी जी कुछ दिन पहले जो डिप्टी सीएम है, वो कुछ हवाला दे रहे थे, प्रेस के लोगों को समझा रहे थे कि मद्य निषेध का क्या मतलब होता है, पहले आप लोग इसको समझिए। लोगों ने पूछा हम्म। कि शराबबंदी है, इस पर आपकी हम प्रतिक्रिया चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इस कानून का मतलब आप लोग इसका मतलब नहीं समझते। तो सरकार जब मतलब ही समझाने में लगी हुई है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ये शराबबंदी कैसे पूर्णतः लागू हो और अवैध तरीके से जो शराब की डिलीवरी हो रही है, और एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है जो इस तस्करी में लगा हुआ है। आप चले जाइए गांवों में, और आप स्टिंग करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जाइए, हर गांव में कोई ना कोई आपको भट्टियां मिल जाएगी जहां पर लोग अवैध तरीके से शराब बनाते हुए मिल जाएंगे। छोटे छोटे टूल लगाकर तो शराब के बार जैसे दिखाई देते हैं गांवों में, बगल में भुंजा भी आपको मिल जाएगा, ताड़ी महुआ जो पसंद है वो लीजिए, सड़क के किनारे बैठ कर पीजिए। ये सिस्टम बिहार में चल रहा है। और आपने सर पैरेलल इकोनॉमी की बात की बिहार में, और इतने साल हो गए शराबबंदी को, अभी तक शराबबंदी बस इसी लहजे में पास है कि ज्यादातर मामले जो है वो कम हो गए हैं कि शराब पीकर कोई आदमी किसी औरत को पीट रहा है, कि लोग डरता है कि एक तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो जाएगा, दूसरा दारू पीने के चक्कर में अंदर जाएंगे। इसी मामले में थोड़ा शराबबंदी का असर दिखता है। बाकी हर जगह में तो शादी में शराब पीकर लोग नाच ही रहे हैं, मरनी में भी शराब पी ले रहे हैं लोग, हर चीज में शराब पी रहे हैं। तो शराबबंदी इतने साल गुजरने के बाद भी अगर ऑन ट्रैक नहीं आ पाई है, तो इससे बेहतर है कि सरकार और नेताओं की बात मान ले जो प्रपोज कर रहे हैं कि आप शराबबंदी हटाइए, क्योंकि दूसरे ब्लैक मनी का को बढ़ावा देना और एक एक पैरेलल इकोनॉमी बना देना एक नेक्सस के लिए जो कि शराब को तस्करी करके लाते हैं, उससे अच्छा है कि शराब से अर्जित पैसा सरकार के राजस्व में जाए, बिहार के कुछ काम आ जाए। पी तो रहे ही है लोग। नहीं, मैं कभी भी इसके पक्ष में नहीं हूं कि शराबबंदी हटनी चाहिए। लेकिन हाँ, मौजूदा हालात हाँ, स्थिति ऐसी बिल्कुल कह रही है। बिल्कुल। हाँ, मैं जरा उसको इंटरप्रेट कर देता हूं, लेकिन बिल्कुल जो आपके सवाल जी। है, एक दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अब तो रिटायर हो गए हैं, आंध्र प्रदेश में लॉ कॉलेज के बच्चों को एड्रेस करने गए थे, और जी। उन्होंने एड्रेस करते हुए बिहार का एग्जाम्पल दिया कि कभी कभी सरकार की कुछ नीतियां ऐसी होती हैं जो हड़बड़ी में निर्णय लिए जाते हैं, और उसका अनावश्यक बोझ जुडिशियरी पर भी पड़ता है और जेलों पर भी पड़ता है। अभी भी देखिए ना, शराबबंदी होने के बाद कितने लोग अवैध शराब पीने की वजह से जेलों में बंद हैं, उसके बोझ हैं। एक दूसरी चीज, जिस तरह से पुलिस को एक टास्क दे दिया गया कि भाई आपको शराबबंदी भी रोकनी है, शराबबंदी को भी पूरी तरह से ये करनी है, सफल बनानी है। पुलिस वाले क्या आपको लगते हैं कि शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हुए हैं? और अगर वो सफल बनाते तो अब तक सफल नहीं हो जाता। अब और आगे मैं नहीं बताना चाहता हूं। तो आपके पास अगर तंत्र नहीं है, बिल्कुल आपकी पीड़ा जो है मैं उसी को क्लियर कर रहा हूं, कि अगर तंत्र आपके पास नहीं है, अगर वैसे लोग नहीं हैं जिन पर आप भरोसा करके इसको एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करा सकते हैं,
तो फिर एक सवाल तो है। और हर त्योहार, जैसे ही कोई फेस्टिवल का मौसम आता है, किसी न किसी जिले से उस जहरीली शराब पी करके मौत की खबरें आती हैं। वो कुछ जी। नहीं, वो डीनेचर्ड स्पिरिट होता है। वैसे अल्कोहल जिसका इस्तेमाल दूसरी चीजों में किया जाता है, उसको डीनेचर्ड कर दिया जाता है, उसको भी लोग पी लेते हैं। उसमें मिथाइल अल्कोहल चूंकि बनाने में वो सस्ता पड़ता है, जल्दी से वो डिस्टिल हो जाता है, वो भी उसमें डाल देते हैं, और बदले में लोगों को मिलती क्या है? मौत। तो ये पीड़ा स्वाभाविक है। दो चीजों पर जीएसटी नहीं है, एक पेट्रोल डीजल पर, एक शराब पर। बिहार सरकार के पास या अन्य राज्य के सरकारों के पास भी दो ही चीजों पर बैट लगाने का अपना ही है। बाकी तो आपको जो 41% 42% जो केंद्र आपको देती है टैक्स का, जो ये है जीएसटी जब से लागू हुआ है, आप उसी के लिए अधिकृत हैं। तो शराब तो अब आपके पास है नहीं, शराबबंदी है। जो बैट लगाना है वो आपको लगाना है पेट्रोल डीजल पर ही, वही आपकी अपनी आमदनी है। अगर शराब और शराबबंदी वो सरकार इस रूप में देख रही है, देखिए गुजरात मॉडल, गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन वहां पर एक परमिट सिस्टम है। वहां पर कभी हम लोग गुजरात मॉडल पर बात करेंगे कि गुजरात का शराबबंदी क्यों सफल हुआ। बुद्ध को आप भी पढ़ी होंगी, और पढ़ी होंगी तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात की कि भाई बिना के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट ही जाए, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि आवाज ही नहीं निकले। तो आपने बिल्कुल। शराबबंदी का निर्णय आनन फानन में लिया। तंत्र पूरी तरह से उसके लिए तैयार नहीं था, और समाज को भी आपने तैयार नहीं किया। अगर तो बिहार का लोग समाज आज इसके लिए तैयार हो जाए कि हम किसी भी कीमत पर शराबबंदी, आप कहते हैं ना कि महिलाओं की मांग पर हमने शराबबंदी, भाई कौन महिला चाहेगी कि हमारे घर में हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा भाई शराब पी करके आए और एक वैसा माहौल बनाए घर में जिससे घर का माहौल एकदम ये हो जाए? कोई महिला नहीं चाहेगी। तो उस समाज को भी अगर आप उसके लिए मेंटली तैयार करते। लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी के फायदे हुए हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। सड़कों पर जो मैंने देखा है तांडव करते हुए शराब पी करके लोगों को, वो तांडव रुका है। उनको लगता है कि अगर हम शराब पी करके ये करेंगे तो फिर तो हम जेल जाने के लिए तैयार रहें, तो एक भय थोड़ा बना है। लेकिन हाँ जितना सर, अभी सही जिक्र किया मैंने कि जैसे लोग अब डरते हैं कि शराब पी के कोई किसी महिला को नहीं मारता है, हम भी रात को सड़क पर चलते हैं, तो वो शराबी वाला जो सिनेरियो है वो नहीं दिखाई देता है। ये फायदा जरूर हुआ है शराबबंदी का। लेकिन हाँ, लोग शराब पीते हैं, बंद कमरों के अंदर पीते हैं, और शराब पीने के बाद बहुत सारी घटनाएं होती भी है जिनका रूप शायद बदल दिया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि ये जो देसी शराब, नकली शराब, कच्ची शराब, अवैध शराब, सरकार की नजर वहां जानी चाहिए। और दूसरी चीज, जो घटना आप बताई, बड़े स्कूल के बच्चे डिलीवरी बॉय बने हुए हैं, जिनको शराब की कुछ बोतलें दे दी जाती है, वो दूसरी जगह उसको डिलीवर कर देते हैं, बदले में उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो एक वर्ग जो है, जो एक स्मगलिंग की ट्रेनिंग जो बचपन से उनको दी जाने लगी है, ये बिहार की बेहतरी के लिए कहीं से उचित नहीं है। सरकार और सिस्टम दोनों की नजर उन पर होनी चाहिए। अगर आपने शराबबंदी लागू की है तो जो आप बेस्ट कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े से इतर हम प्रयास नहीं कर सकते हैं। हम प्रयास कर सकते हैं, और जब प्रयास करेंगे तो बहुत हद तक सफलता भी मिलेगी। लेकिन चीजें छूटी हैं, पैरेलल इकोनॉमी का एक वातावरण बना है, और शराबबंदी में हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य से इसको लागू किया गया था, समाज, सरकार और तंत्र, तीनों का जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा, तीनों जब उसके लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक इसको सफल बनाना थोड़ी मुश्किल है। और दूसरी बात, थोड़ी लिबर्टी आपको देनी होगी। आपको याद होगा 16 में जब शराबबंदी की नीति आई थी कि भाई किसी के घर में खाली शराब की बोतल भी मिल जाएगी तो हम उनको अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। सरकार ने समय समय पर इसकी समीक्षा की और कई चेंजेज इसमें लाया आपने। आगे भी इसकी समीक्षा की जरूरत है, और समीक्षा करके थोड़ा गुजरात मॉडल पर,
गुजरात में है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति जाता है वहां, एक सवाल आया है बिहार की इकोनॉमी को लेकर के कि चूंकि बिहार के होटलों में इसलिए कोई मीटिंग नहीं हो पाती है कि बाहर के लोग जब बिहार में आते हैं तो उनको पता है कि बिहार में शराबबंदी है, इसलिए बगल के वो या तो बनारस में कोई मीटिंग कर लेते हैं, सिलीगुड़ी में कर लेते हैं, कलकत्ता वो रख देते हैं वेन्यू, या रांची में रख देते हैं, बिहार में वो नहीं रखते। तो आपको थोड़ा सा लिबरल तो होना होगा जिसमें आपकी इकोनॉमी भी बचे। और दूसरी चीज कि शराबबंदी से जो वायलेंस होता था और शराबबंदी की वजह से जो एक सामाजिक जो ताना बाना बिगड़ रहा था उस पर भी नियंत्रण हो। एक्सीडेंट की घटनाएं कम हुई है, वायलेंस कम हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस भी कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि जी। डोमेस्टिक वायलेंस में कमी नहीं आई है, ये सारे फायदे हुए। लेकिन उसके नफा नुकसान दोनों पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जितना ईमानदार कोशिश की जानी चाहिए थी वो ईमानदार कोशिश सरकार अगर चाहती तो कर सकती थी, लेकिन तंत्र का इनके साथ जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बार बार इसके एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठ रहे हैं। सर बिल्कुल आपने बहुत अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला है और आपने जो गुजरात मॉडल की बात की, हमें सचमुच में एक दिन बैठकर इस पर भी बात करनी चाहिए कि कैसे गुजरात की शराबबंदी सफल है, कैसे वहां पर व्यापार तो सबसे ज्यादा हो रहा है, वहां पर तो जरूर होटल्स में मीटिंग्स होती होगी, तो वो कैसे हो रहा है, वो जगह कैसे लोगों को पसंद आ रही है, ये भी गौर करने वाली बात होगी। एक और सवाल जो हमने आपसे पूछा था उसको भी हमें लगता है कि हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि वो अपने आप में बड़ा मुद्दा है कि बिहार में शराबबंदी ऑफिशियली बंद होने के बाद नशे के जो और तरीके हैं वो बहुत ज्यादा फल फूल रहे हैं और सबसे ज्यादा जो टारगेटेड एज है उसका वो 14 साल से ज्यादा के बच्चे हैं जो वीड मतलब बीड़ी सिगरेट तो एकदम छोड़ ही दीजिए, तो बहुत आम बात हो गई। गांजा वगैरह जो चल रहा है और खास करके जो फेबिकोल जैसा कुछ होता है। जी। नहीं नहीं, वो ठीक आप बता रही हैं, सूखे नशे के बारे में आप बता रही हैं। सूखे नशे का कारोबार जिसमें अफीम, चरस, गांजा, भांग, ये बड़े पैमाने पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह उसमें वो पीते भी हैं और उसका कारोबार करते हैं। स्कूल कॉलेज के नजदीक वो जो पेडलर्स हैं, जो जी। पेडलर जो ये इस तरह के ड्रग तस्कर जो हैं, वो आपको घूमते हुए मिल जाएंगे और वो उन बच्चों को उसका शिकार बनाते हैं, उन बच्चों का उसका इस्तेमाल करते हैं। सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। हालांकि जो अभी सम्राट सरकार जो है, ये तो इन्होंने तो कहा है कि हम जो स्कूटी के माध्यम से जो लेडीज पुलिस है इसको हम स्कूल कॉलेज के नजदीक रखेंगे। पुलिस की भी निगरानी वहां पर रहेगी, खास करके वैसी वक्त में जब स्कूल ओवर होगा या स्कूल का जब टाइमिंग जब शुरू होगा उस समय हम उस पर नजर रखेंगे, कॉलेज के नजदीक नजर रखेंगे। तो सूखे नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर बढ़ा है और जब पूर्व मुख्यमंत्री अब हो गए नीतीश कुमार जी ने इस बात की चिंता व्यक्त की थी कि हाँ, लोग थोड़ा सा शिफ्ट किए हैं सूखे नशे की तरफ। उसके पीछे का कारण है सस्ता होना, कि चलो भाई अब जी। शराब की बोतलें तो ये जो तस्कर हैं वो महंगा दे रहे हैं, तो क्यों ना 50 रुपए का हम गांजा, भांग, अफीम, चरस, वो जो पुड़िया में जो बेचते हैं वो कुछ पी लेंगे तो उसकी वजह से हम ये हो जाएंगे। सरकार को उस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि बिहार के पास एक ही पूंजी है और वो पूंजी है यहाँ की युवा शक्ति। क्योंकि बिल्कुल। अभी भी 60% यहाँ की आबादी युवाओं की आबादी है और अगर इस युवा को बचाएंगे नहीं, एक तो कि वो बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, अगर उनके पास रोजगार होगा तो वो कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन में होंगे, लेकिन अगर उनके पास कोई रोजगार नहीं है तो ये जो सूखे नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, ये इन युवाओं को जिसके तरफ आप इशारा कर रही हैं, एडोलेसेंट एज जो होता है 15 वर्ष से 14-15 वर्ष के, उससे ऊपर के जो युवा हैं उनको ये सूखे नशे के ट्रैप में लाते हैं और ये 20 रुपए की पुड़िया और 30 रुपए की पुड़िया दे करके और फिर उनको ट्रैप में लेते हैं और एक बार जब वो एडिक्टेड हो जाते हैं तो फिर वो एडिक्शन उनका बढ़ते जाता है और असमय उनकी मौत हो जाती है। ये तो सबसे ज्यादा ब्रेन को डैमेज करता है। उस शराब तो नशे को वो कम
उस नशे को पाने के लिए वो बच्चे कोई क्राइम तक करने के लिए तैयार होते हैं। ये तो खैर बहुत बहुत गंभीर मैटर है और बहुत वृहद मैटर भी है। और सरकार को एक और चीज पर ध्यान देना होगा कि आप अगर थोड़ा इन्वेस्टिगेट करिएगा और ग्राउंड पर देखिएगा तो बिहार के अलग अलग जिलों में रिहैब सेंटर्स की संख्या बढ़ी है। आपके यहाँ तो सब कुछ बंद है, तो ये रिहैब सेंटर्स में जा कौन रहा है, कैसे जा रहा है, उसको ये लत कहाँ से लगी, ये भी तो जांच का विषय है और सरकार को भाई देखना चाहिए। जी प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर मान लिया बिल्कुल। जाए कि ये बच्चे उस सूखे नशे के ट्रैप में ही नहीं जाए, फिर रिहैब सेंटर की जरूरत क्यों पड़ेगी? और रिहैब सेंटर में कितना दिन आप उसको रखिएगा? हाँ, लेकिन रिहैब लेकिन सेंटर में 3 महीना रखिएगा, 4 महीना रखिएगा, 5 महीना रखिएगा। 5 महीना के बाद निकलेंगे, फिर वो एडिक्टेड हो जाएंगे। जी रिहैब सेंटर तो कुछ दिन के लिए ना उनको डिटैच करेगा उन चीजों से, लेकिन अगर उनका ब्रेन उसके लिए डिमांड कर रहा है कि भाई हमको ये नशा चाहिए और उससे तुरंत डोपामिन बनेगा, और डोपामिन बनेगा तो वो अच्छा महसूस करेंगे, वो तो चूंकि तो वो तो पूरा मेडिकल साइंस है जिसमें वो एडिक्टेड करते हैं और कैसे एडिक्टेड करके वो बच्चे को ट्रैप में लेते हैं। सरकार को ऐसे कारोबारियों पर, ऐसे ड्रग पेडलर्स पर, ऐसे तस्करों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार का भविष्य आपको बचानी है। मैं तो कई बार कहा हूं कि उड़ता हुआ पंजाब इसको बिहार को मत बनाइए। राजनीति बिल्कुल। करते रहिए आप, पक्ष में विपक्ष में। बिहार बचेगा तब तो आपकी पार्टी भी बचेगी और राजनीति भी करेंगे। युवा शक्ति जिस तरह से एक रोजगार के अभाव में भटकते हैं, उन भटकते हुए युवाओं को ये ड्रग पेडलर्स बहुत आसानी से अपना शिकार बना देते हैं, और जब वो उसके एक बार शिकार बन जाएंगे, आदी बन जाएंगे, तो न वो परिवार के लिए, न समाज के लिए, न राज्य के लिए, किसी के लिए भी वो बेहतर नहीं सोचेंगे। ये समाज कल्याण विभाग की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, वेलफेयर स्टेट की जिम्मेवारी है कि उन बच्चों को असमय उस नशे के दलदल में जाने से रोके। हम लोग इस पर अलग से बात करेंगे, सूखा नशा जी का कारोबार के कैसे ये गिरफ्त में आते हैं, और शराबबंदी के बाद भी शराब कैसे और अधिक मात्रा में बिहार में बन भी रही है और बिक भी रही है। इस पर एक और एपिसोड हम लोग करेंगे, तो और विस्तार से हम लोग इस पर बात करेंगे। जी सर। तो आज हमने चर्चा की है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला है कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी खपत इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? सरकार को किस ओर अपना ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है? इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर होना चाहिए जब शराबबंदी है? आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर नशा नहीं होता है, तो रिहैब सेंटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये भी एक जाँच का विषय है। पुलिस क्या कर रही है? ये जो खाली बोतलें कभी सीएम हाउस के पास, कभी किसी बिजी चौराहे के पास मिल जाती है, वो कहाँ से आती है, ये भी जांच का विषय है। सब कुछ देखना होगा सरकार को और केवल शराबबंदी का ढिंढोरा पीटने से नहीं होगा। शराबबंदी को बिहार में कैसे सफल करना है, इस पर गहनता के साथ सोचना होगा, प्लान आउट करना होगा, तभी जाकर चीजें सफल होंगी। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।